पिछले दिन तक हम लोगों ने जो पढ़ा था वो था क्या चीज़ भाई? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी में हम लोग दो फॉर्मूला जनरली पढ़े थे क्या? एक तो आप पढ़े थे क्या कि वी डी इक्वल टू, एक पढ़े थे आप क्या, वी डी इक्वल टू ई ई बाई एम इंटू टॉर एवरेज। और एक दूसरा फॉर्मूला जो हम लोग लास्ट दिन पढ़े थे वो पढ़े थे क्या, वी डी इक्वल टू ई वी बाई एम एल इंटू टॉर एवरेज। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, इन सारी चीज़ों पर हम लोगों ने पिछले दिन तक डिस्कशन कर लिया था। ठीक है, इन चीज़ों पर हम लोग पिछले दिन तक सारा डिस्कशन कर लिए थे। आज का डिस्कशन देखिए कि थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक टर्म देखना होगा, एक टर्म के बारे में जानना होगा जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन घनत्व। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन घनत्व, या इसको कहीं कहीं पर फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बोला जाता है। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब देखो कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है। तो इस इलेक्ट्रॉन घनत्व के बारे में ये कहा गया है क्या कि किसी भी चालक के, किसी भी चालक के इकाई आयतन में, किसी भी चालक के इकाई आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब क्या कि देखो बता रहे हैं क्या कि चालक अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे आपका एल्युमिनियम भी एक चालक है और कॉपर भी एक चालक है, लोहा भी एक चालक है, सोडियम भी एक चालक है। लगभग हर मेटल क्या है, आपका चालक है। और हर मेटल में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। अगर आप एल्युमिनियम के बारे में बात करेंगे तो उसमें 3 फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, और सोडियम के बारे में बात करेंगे तो उसमें कितना होता है, 1। तो अगर इकाई आयतन का बात करें, इकाई आयतन का मतलब कितना, 1 मीटर क्यूब का कोई भी चालक, तो अगर वो एल्युमिनियम का चालक रहेगा तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग रहेगी। और अगर वो कॉपर का रहेगा तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कुछ अलग रहेगी। बात समझ में आ रहा है? मतलब अलग अलग धातुओं के लिए इकाई आयतन में जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उसे क्या होती है, अलग अलग। और इसी टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक ना? इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहलाती है क्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्या कहलाती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व कहलाती है। दूसरी बात क्या भाई कि हम लोग जान रहे हैं क्या कि अलग अलग प्रकार के धातुओं के लिए, अलग अलग प्रकार के धातुओं के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी या फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी वो क्या होगी, अलग अलग होगी। क्यों कि मान लो कि मेरा नेचर ऐसा है कि मेरे पास 2 फ्री इलेक्ट्रॉन है एक एटम में, किसी और का नेचर ऐसा है कि जिसके पास 5 फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो पूरे अगर 1 मीटर क्यूब के क्रिस्टल में बात करें तो मेरे पास कम इलेक्ट्रॉन घनत्व रहेगा, उसके पास अधिक इलेक्ट्रॉन घनत्व रहेगा। क्यों कि उसके पास अधिक इलेक्ट्रॉन है। बात कर रहे थे किस चीज का, मान लो कि अगर हम लोग बात करें सोडियम का, तो सोडियम का कितना, 11, 2, 8 और कितना, 1। और अगर बात करोगे एल्युमिनियम का, तो एल्युमिनियम का कितना, 13। कितना लिखोगे, 2, 8 और 3। तो सोडियम के एक परमाणु में जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो कितनी है, और सोडियम के, एल्युमिनियम के एक परमाणु में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 3। तो ये बताओ कि अगर हम इतना बड़ा एल्युमिनियम लें और इतना ही बड़ा एक सोडियम भी लें, तो सोडियम में जितना मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा उसका 3 गुना ज्यादा एल्युमिनियम में होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब कि इतने ही बड़े क्रिस्टल में इससे 3 गुना ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, मतलब घनत्व तो यहाँ पर ज्यादा होगा कि नहीं होगा, और वहां पर घनत्व तो कम होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब साफ है भाई साहब
कि किसी भी धातु का जो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है, वो उसके प्रकृति पर निर्भर करता है। किस चीज पर निर्भर करता है? प्रकृति पर। क्या कि एल्युमिनियम का प्रकृति अलग है, कॉपर का प्रकृति अलग है, सोडियम का प्रकृति अलग है। तो हर प्रकृति के अलग अलग धातुओं के लिए, अलग अलग चालकों के लिए जो मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व होगा, वो क्या होगा? अलग अलग होगा। मतलब यहां पर आप स्पष्ट यह बात लिख सकते हैं क्या? स्पष्ट यह बात लिख सकते हैं क्या कि जो आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व है, जो आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व जो है वो चालक के प्रकृति पर निर्भर करती है। किस चीज पर निर्भर करती है? चालक के प्रकृति पर निर्भर करती है। इसका मतलब अलग अलग चालकों के लिए जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी या जो मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व होगा, वो क्या होगा? अलग अलग होगा। बात इतना समझ में आ रहा है? इतना बात समझ में आ रहा है? अब देखो कि अगर इतना बात समझ में आ रहा है तो इकाई आयतन में जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहेंगे या मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व कहेंगे। इतना में कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को। अब देखो कि आज का टॉपिक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ने का मकसद जहां से है वो टॉपिक चलने वाला है, जहां से हम लोग ओम्स लॉ निकालेंगे। V इक्वल टू आई आर आप लोग पढ़े होंगे, R इक्वल टू रो एल बाई ए पढ़े होंगे। इन सारे चीजों पर हम लोग आज बात करने वाले हैं, जो अपना मकसद था पिछले एक दो क्लास का। ठीक है, तो इस मकसद पर उतरने के लिए जो आपको सबसे पहले पढ़ना है, वो सबसे पहला जो हेडिंग है वो है क्या? वो है अनुगमन वेग। अनुगमन वेग जिसको आप VD बोलते हैं, तथा तथा विद्युत धारा, तथा विद्युत धारा जिसको आप I बोलते हैं, में संबंध। इसमें हमको क्या करना है? संबंध ज्ञात करना है। बात समझ में आ रहा है? हमको क्या करना है भाई साहब? ड्रिफ्ट वेलोसिटी में और इलेक्ट्रिक करंट में, अनुगमन वेग में और विद्युत धारा में संबंध ज्ञात करना है। कैसे संबंध ज्ञात करेंगे तुम देखना, बहुत ही आसान चीज है। ठीक है, अब देखो कि हम अभी तुमको बता रहे थे क्या चीज? अभी तुमको बता रहे थे क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। एल्युमिनियम के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कांस्टेंट रहेगा, कॉपर के लिए कांस्टेंट रहेगा। अगर कोई भी मटेरियल अपने पास दिया हुआ है तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान आपको दिया हुआ रहेगा कि एल्युमिनियम के 1 मीटर क्यूब में कितना फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, कॉपर के 1 मीटर क्यूब में कितना फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग यहाँ पर एक ऐसा चालक मान रहे हैं, एक ऐसा चालक मान रहे हैं जिस चालक की लंबाई जो है आपको दिया हुआ वो कितना है? L। जिस चालक का लंबाई कितना दिया हुआ है? L। और इसके अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, ये क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना? A। बात समझ में आ रहा है? एक चालक हम लोग माने जिस चालक का लंबाई दिया हुआ है L और इसमें अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? A। चालक कोई सा लेंगे तो कितना लंबा चालक है ये पता रहेगा और कितना मोटा चालक है ये भी आपको क्या रहेगा? पता रहेगा। तो हम कोई चालक उठाए जिसका लंबाई कितना है भाई? L और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है? इतना बात क्लियर है? हम चालक उठाए हैं तो हम कॉपर का उठाए हैं कि एल्युमिनियम का उठाए हैं, ये भी तुमको पता होगा। मतलब मेरे चालक का प्रकृति कैसा है ये भी आपको पता होगा। इतनी बातें समझ में आ रही है? तो हम लोग एक चालक के बारे में मान रहे हैं क्या कि माना कि एक चालक जिसकी लंबाई कितनी है भाई? जिसकी लंबाई L है, तथा चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तथा चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है? A है। उसके बाद दिया हुआ है कि
यदि चालक का मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व, यदि चालक का मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व, चालक का मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व n है। हम मान लिए कि ये जो चालक मैंने लिया है, इस चालक के 1 मीटर क्यूब में जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो कितनी है, n है। मतलब ये जो अपना चालक है, उस चालक के इकाई आयतन में जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो है कितनी। आपको पता है कि किसी भी चालक में जो इलेक्ट्रॉन की गति होती है वो किस वेग से गति करती है, अनुगमन वेग से ड्रिफ्ट वेलोसिटी। किस वेग से गति करती है, अनुगमन वेग से ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। तो मान लो ये थोड़ी देर के लिए कि अपने चालक में इलेक्ट्रॉन को यहां से यानी कि ए पॉइंट से इस बी पॉइंट तक जाने में, कितने वेग से जाएगा भाई, vd से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से आएगा। तो ए से बी तक जाने में तुम मान लो कि इसमें जो इसको टाइम लग रहा है ना, ये टाइम लग रहा है कितना, ये टाइम लग रहा है इसको यहां से यहां तक जाने में dt। बहुत छोटा सा टाइम के लिए बात कर रहे हैं, ए से बी तक जाने में टाइम कितना लग रहा है, dt। तो अगर हम लोग बात करें दोस्त, अगर हम लोग बात करें कि करंट का, तो आप जानते हैं कि आवेश के प्रवाह के दर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। यानी कि आप ये बात जानते हैं कि I इक्वल टू जो होता है वो कितना होता है, dq बाय dt। I इक्वल टू क्या होता है, dq बाय, मान लीजिए कि dt टाइम में जो आवेश प्रवाहित हुआ वो कितना है, dq है। तो अगर dq का मान हमको पता लग जाए, अगर dq का मान हमको पता लग जाए तो विद्युत धारा हमारा निकल जाएगा। तो विद्युत धारा हमारा क्या होगा, निकल जाएगा। हमारा टारगेट क्या है, dq निकालना। dq का मतलब a से b तक कितना आवेश प्रवाहित हुआ। dq निकालने का मतलब क्या, a से b तक जाने में कितना आवेश का प्रवाह हुआ। अगर ये चीज निकल जाए तो हम क्या करेंगे, विद्युत धारा का मान निकाल लेंगे। अब देखो कि इसको निकालने का तरीका क्या है, इसको निकालने का तरीका क्या है। आप देखिए कि यहाँ a से b तक जाने में वेग कितना है, vd, समय कितना लगा। तो अगर मैं पूछूं कि a से b तक के बीच का दूरी कितना है, ये दूरी कितना है, तो तुम सीधे लगा दोगे वेग गुने समय बराबर, है ना। तो वेग गुने समय लगा दोगे। अरे यार, चाल बराबर दूरी बट्टा समय होता है, तो दूरी बराबर चाल गुने समय लिखोगे। चाल कितना है, समय कितना लगा, जब इसको गुना कर देंगे दोस्त तो ये vd इंटू dt आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यहां से यहां तक की दूरी कितनी आ जाएगी, vd इंटू dt। तो आप यहां से जो बात करेंगे किस चीज का, आप बात करेंगे किस चीज का, बात करेंगे कि dt समय में इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो तय की गई दूरी है, ये तय की गई दूरी कितना होगा भाई, चाल गुने समय। चाल गुने कितना, इसका मतलब दूरी AB जो है तुम्हारा, ये चाल है इसका कितना, और समय इसको कितना लगा। इतना में कोई दिक्कत है, इतना में कोई दिक्कत नहीं होगा, इतना में कोई दिक्कत नहीं होगा। मान लेते हैं ये चीज कि इस A से B वाले रीजन में, इस A से B वाले छायांकित रीजन में जो आवेश का कुल परिमाण है वो कितना है, dq। मान लेते हैं क्या कि छायांकित भाग में, क्या मानते हैं भाई कि जो छायांकित भाग है, जो शेडेड रीजन है, इसमें हम लोग क्या मान लेते हैं, माना कि A से B तक के छायांकित भाग में आवेश का परिमाण कितना है,
dq है। क्या मान लिए कि जो छायांकित भाग में जो कुल आवेश है वो आवेश कितना है। अब dq हम लोगों को क्या करना है, निकालना है। dq हम लोगों को क्या करना है, तो तुमको दो चीज पता है यहाँ से कि ये AB की लंबाई कितनी है ये पता है तुमको, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है ये तुमको पता है। दूसरी चीज ये पता है कि इकाई आयतन में जो है सो कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है, n फ्री इलेक्ट्रॉन है। इतना बात तो पता है। तो देखो कि यदि इस शेडेड रीजन में कितना इलेक्ट्रॉन है इस बात का पता लग जाए तो हमको आवेश का पता, क्यों कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश है ये पता है। अरे इसमें 100-100 के नोट भरने हैं तो एक नोट का मतलब 100 रुपया। तो नोटों का संख्या अगर तुमको पता चल जाए तो इसमें कुल कितना पैसा ये पता चल जाएगा कि नहीं, पता चल जाएगा ना। तो इस शेडेड रीजन में अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या का पता लग जाए तो इसमें कुल कितना आवेश बहा है इस बात का पता लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा। तो भाई हमको पता है कि इकाई आयतन में n इलेक्ट्रॉन है। इकाई आयतन में कितना है, तो इतना आयतन में कितना इलेक्ट्रॉन होगा ये निकालने के लिए पहले इसका आयतन निकालना पड़ेगा। अब जरा सा आप देखिएगा कि आप लोग पढ़े होइएगा बेलन का आयतन, पढ़े हुए कि नहीं पढ़े हुए हैं। कितना होता है, v बराबर कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। अगर इसका रेडियस है r और इसका हाइट है कितना, ध्यान से देखो कि अगर मैं बोल दूं कि इसका एरिया a है, ये वाला एरिया a है तो ये पाई आर स्क्वायर क्या है, a तो है। यानी वॉल्यूम निकालने के लिए बेस के एरिया को उसके हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या मिल जाता है, आयतन मिल जाता है। आयतन मिल जाता है ना। तो इसका भाई बेस का एरिया कितना, इसकी लंबाई कितनी, VD इंटू टी। तो अगर इस छायांकित भाग का हमको आयतन निकालना है तो इस बेस के एरिया A को इस लंबाई VD इंटू टी से गुना कर देंगे तो आयतन मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो अगर आप बात करेंगे किस चीज का, अगर आप बात करेंगे किस चीज का, छायांकित भाग का आयतन। क्या बात करेंगे, छायांकित भाग का आयतन का। तो छायांकित भाग के आयतन का अगर आप बात करेंगे तो इसको सीधे सीधे हम लोग क्या लिखेंगे, आधार का क्षेत्रफल। इसके आधार का क्षेत्रफल कितना है, गुणे इसकी लंबाई कितनी है। आधार के क्षेत्रफल को, आधार के क्षेत्रफल को, आधार का क्षेत्रफल कितना पाई आर स्क्वायर और इसका लंबाई कितना। तो आधार के क्षेत्रफल को अगर लंबाई से गुना कर दे रहे तो क्या मिल जा रहा है, आयतन मिल जा रहा है, वॉल्यूम मिल जा रहा है। तो भाई साहब अगर आयतन निकालना है तो इसके आधार के क्षेत्रफल को किस चीज से गुना कर देंगे, मतलब कि यहाँ पर जो तुम्हारा वॉल्यूम निकल के आएगा v बराबर वो आधार का क्षेत्रफल है a, आधार का क्षेत्रफल है कितना और इसका लंबाई है कितना VD इंटू dt। आधार का क्षेत्रफल a और इसका लंबाई कितना VD इंटू dt। इतना में कोई दिक्कत है। अब तुम जानते हो, अब तुम जानते हो, क्या जानते हो कि हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं भाई, हम जानते हैं कि क्या चीज जानते हैं कि इकाई आयतन में, इकाई यानी कि एक, ठीक ना, एक आयतन में, एक आयतन में n इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। क्या है, n इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। कितनी है भाई, n इलेक्ट्रॉनों की संख्या इकाई आयतन में। ये तो पहले से माना हुआ चीज है क्या, कि एक चालक का मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व कितना है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व का मतलब क्या, इकाई आयतन में कितना इलेक्ट्रॉन, n इलेक्ट्रॉन। तो इकाई आयतन में जब n इलेक्ट्रॉन है भाई साहब तो एक में n है तो v में कितना हो जाएगा, n भी। तो v आयतन में जो है तो n भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, होगी कि नहीं। इकाई आयतन में कितना इलेक्ट्रॉन है, n इलेक्ट्रॉन है। तो v आयतन में कितना इलेक्ट्रॉन होगी, n इंटू v इलेक्ट्रॉन होगा। अब v का वैल्यू कितना है, AVD इंटू, इसका मतलब, इसका मतलब, इसका मतलब जो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी, इसका मतलब जो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या
वो कितना हो जाएगा, n के जगह पर n और v के जगह पर कितना डालेंगे, a v d इंटू कितना dt। ये इस छायांकित भाग में कुल कितना इलेक्ट्रॉन है, इस बात की जानकारी आपको मिली। आप देखिए कि चालक में जब ऐसे इलेक्ट्रॉन बहेगा तो बहता जाएगा, इस पूरे भाग में इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बढ़ जाएगा। बहते बहते अगर खाली पाइप था और उसमें तुम पानी छोड़े तो इतना देर में पानी भरेगा कि नहीं भरेगा, इसमें कितने वेग से चल रहा है पानी भाई, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चल रहा है, vd से चल रहा है। तो हम तुमसे पूछे कि बताओ कि इतना दूर में कितना पानी भरा, तो पहले आयतन इसका निकाले। आयतन निकाले। अब हम लोग जानते हैं कि एक आयतन में n इलेक्ट्रॉन है, तो इसका जितना आयतन है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसके आयतन को n से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे। भाई गुना कर दिए तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या मिल गई। बात समझ में आ रहा है। अब इसमें कुल आवेश का परिमाण हम लोग कितना माने हैं, देखियो एक इलेक्ट्रॉन पे ई चार्ज होता है जो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो अब देखो कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, फिर सब कुछ तो हम लोग जानते ही हैं सर। हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर ई यानी कि कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको हम लोग ई लिखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, ई आवेश होता है, ई आवेश होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो तुम्हारा पीछे कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या आया है वो कितना, NaVd इंटू dt। तो NaVd इंटू dt इलेक्ट्रॉनों पर आवेश का परिमाण जो होगा, वो आवेश का परिमाण कितना होगा, आवेश का परिमाण इस संख्या को ई से गुना कर देंगे। अरे भाई एक इलेक्ट्रॉन पे ई चार्ज है तो 10 इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा, 15 इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा, तो इतना इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा, NaVd इंटू dt इंटू n होगा। हाँ, तो NaVd इंटू dt इलेक्ट्रॉनों पर आवेशों का परिमाण जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, बराबर NaVd इंटू dt और इंटू कितना, और यही हो गया कुल आवेश का परिमाण। कुल आवेश के परिमाण को हम लोग कितना माने हैं, dq, और ये dq कितना हो जाएगा, NaVd इंटू dt इंटू किसके बराबर में। बात समझ में आ रही है कि नहीं। ये कुल आवेश निकल के आया। करना कुछ नहीं है, यहाँ से dt को इधर गुना में इधर पहुंचा दो भाग में, इधर dt को गुना से पहुंचा दो इधर किस चीज में, भाग में। तो ये क्या हो जाएगा, dq बाय dt इक्वल टू NaVd इंटू कितना, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए कि ये dq बाई dt क्या होता है, dq बाई dt क्या होता है, तो इसका मतलब जो I बराबर हो जाएगा, इसको अच्छे से लिखते हैं VDENA। तो अरेंज करके लिख लीजिए इसी को VDENA, ठीक ना। तो I बराबर क्या हो गया तुम्हारा, VDENA। क्यों भाई, चूंकि dq बाई dt बराबर जो होता है वो कितना होता है, तो यही संबंध है किसमें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में और करंट में। इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं। अब आप देखिए कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में ये संबंध है किस चीज का, तो I इक्वल टू VDENA का। ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ये परीक्षाओं में बखूबी पूछा जाता है और बहुत ही आसान चीज है। बात समझ में आ रहा है। अब तुम देखो कि यहाँ से हम अगर फिर इसमें अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला रखें, अगर हम क्या करें इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला रखें, कैसे रखेंगे ये देखो। तो I इक्वल टू हम लोग अभी जाने हैं क्या कि I इक्वल टू जो होगा वो होगा VDEN और क्या A, ये फॉर्मूला जाने हैं। अभी पीछे से ये जानते हैं क्या, पीछे से ये जानते हैं कि VD बराबर एक तो होता है EE बाई M इंटू टॉर एवरेज,
और एक VD बराबर क्या होता है, EV बाई ML इंटू क्या, टॉर एवरेज। इस दोनों फॉर्मूला को बारी बारी से इसमें रखिए, एक नया फॉर्मूला मिलेगा। कैसे, तो देखो, तो पहले इस वाले फॉर्मूला को पुट करो। तो जब इस वाले फॉर्मूला को पुट करोगे दोस्त इसमें, तो I बराबर VD के जगह पर कितना डालें, VD के जगह पर डालें EE बाई M, और इंटू क्या, टॉर एवरेज को हम अब खाली टॉर लिखेंगे, हर जगह एवरेज एवरेज नहीं लिखेंगे। टॉर एवरेज को अब खाली क्या लिखेंगे, टॉर लिखेंगे। और इंटू कितना है, ENA। जरा सा इसको अरेंज करके लिखिए, तो I बराबर E और E मिलके हो जाएगा E स्क्वायर, हो जाएगा कि नहीं। ये कैपिटल E NA बट्टा M इंटू क्या, बात समझ में आ रही है। एक फॉर्मूला ये मिल गया है। और अगर ये वाला चीज उसमें पुट करेंगे, अगर ये वाला चीज उसमें पुट करेंगे, तब क्या होगा, ये देखिए, तो तब जो होगा आपका I इक्वल टू क्या, तो VD की जगह पर हम लोग क्या डालेंगे भाई, EV बाई ML इंटू टॉर, डालेंगे कि नहीं। और ENA अब ध्यान से देखिए कि ये I इक्वल टू कितना लिखिएगा, E स्क्वायर N, ठीक ना, E स्क्वायर N A, ये हो गया E हो गया, E हो गया, N हो गया, A हो गया, बाई ML और इंटू टॉर भी, और इंटू क्या, V भी। बात समझ में आ रहा है, टॉर भी और इंटू क्या, V भी। अब यहां से ध्यान से आप देखिए, यहां से आप ध्यान से देखिए इस फॉर्मूले में कि इतना चीज अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट रख लें, तो इस टॉर का वैल्यू कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा, मतलब टॉर क्या है, कांस्टेंट है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन E, ये भी क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये भी क्या है, क्रॉस सेक्शन का एरिया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कंडक्टर का लेंथ, सारा चीज कांस्टेंट है। सारा चीज क्या है, तो I इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट इंटू V है। इसका मतलब V और I एक दूसरे के क्या है, समानुपाती है। कब, जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, और यही क्या है, ओम का नियम, यही क्या है, ओम का नियम। तो भाई साहब इस फॉर्मूले में देखिए, कि इस फॉर्मूले में देखिए कि यदि तापमान नियत रखा जाए, यदि तापमान नियत रखा जाए, यदि तापमान नियत रखा जाए, तो तापमान को जब नियत रखा जाएगा, तो होगा क्या, टॉर का वैल्यू क्या होगा, नियत होगा, यानी कि कांस्टेंट होगा। बात समझ में आ रहा है। यहाँ देखिए आप E बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये भी क्या है, कांस्टेंट है। A जो है ये आपका क्या है, कांस्टेंट है, जो कि क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। दूसरा बात, M क्या है, 9.1 गुने 10⁻⁻31 kg, ये भी क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ दोस्त कि L जो है ये लंबाई है, ये भी क्या है। तो देखो इस ब्रैकेट के अंदर में जितनी भी चीजें हैं वो सारी क्या हो गई, लेकिन कंडीशन एक ही है, क्या, कि तापमान कैसा रखा जाए। अगर तापमान बदलेगा तो इस टॉर का वैल्यू भी, तो अगर इस ब्रैकेट वाले पूरे टर्म को हमको कांस्टेंट रखना है, इसका मतलब तापमान को कैसा रखना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ दोस्त, कि इसका मतलब ये हुआ कि जो I बराबर है इक्वल टू क्या, इक्वल टू नहीं, समानुपाती लिखेंगे, इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट है। इक्वल टू जो है I इक्वल टू ऐसे लिखो K भी, यहाँ पर K बराबर हम लोगों ने क्या लिखा है, तो K के जगह पर जो हम लोग लिखा है E स्क्वायर NA बाई ML, E स्क्वायर NA बाई ML इंटू क्या, टॉर। रखें कि नहीं रखें। इसका मतलब ये हुआ
कि इसका मतलब ये हुआ कि आप देखिए कि यहाँ से जो है, अच्छा इसको थोड़ा सा उल्टा करके भी लिख सकते हैं, जानते हो कैसे? छोड़ो इस सब को, इस सब चीज को छोड़ दो, इस सब चीज को छोड़ दो। कैसे? इसी फॉर्मूला में हम लोग चेंजिंग कर लेते हैं। आई बराबर कितना है? आई बराबर है ई स्क्वायर एन ए बाई एम एल इंटू टॉर और इंटू कितना, यही है। भी को छोड़ करके बाकी सब कुछ को इधर ले आइए, भी को छोड़ के बाकी सबको क्या करते हैं, इधर लेके आ जाते हैं। तो भी बराबर कितना हो जाएगा? देखो एम एल भाग में है तो इधर गुना में आ जाएगा कि नहीं, और बाई ई स्क्वायर एन ए और टॉर गुना में है तो ये भाग में आ जाएगा, और इनटू कितना हो जाएगा, आई। अब ये पूरा टर्म जो है तुम्हारा, ये पूरा टर्म जो है, ये पूरा टर्म कैसा है? ये पूरा टर्म कैसा है? कब? कांस्टेंट है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जब टेम्परेचर को भी हम लोग कांस्टेंट रख रहे हैं तभी ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, नहीं तो ये पूरा टर्म कांस्टेंट नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ भाई साहब कि भी जो है वो प्रोपोर्शनल किस चीज के हो जाएगा? आई के हो जाएगा, है ना। और जब यहां से हम लोग लिखेंगे भी बराबर प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाते हैं तो ये कितना हो जाता है? आ रहा है। और इसी को क्या बोलते हैं? अब यहां से अगर आप ध्यान से देखिए इसको और इसको कंपेयर करके, इसको और इसको कंपेयर करके देखिएगा तो जहां आपको आर बराबर मिलेगा कितना, तो आर बराबर मिलेगा एम एल बाई एन ई स्क्वायर ए और कितना टॉर, मिलेगा कि नहीं? आर बराबर कितना मिलेगा? अब तुम 10वीं वाला बात याद करो कि प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो ये आर क्या है? प्रतिरोध है। आर क्या होता है? लंबाई पर निर्भर करता था। चालक का लंबाई जितना बढ़ेगा प्रतिरोध उतना, क्षेत्रफल पर निर्भर करता था। क्रॉस सेक्शन का एरिया जितना बढ़ेगा प्रतिरोध उतना, और तापमान नियत रहेगा। बात समझ में आ रहा है? इतना में कोई दिक्कत है आपको? दूसरी बात ये एन पर भी निर्भर कर रहा है। एन पर निर्भर करने का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर निर्भर कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चालक के प्रकृति पर निर्भर करता है। इसका मतलब प्रतिरोध चालक के प्रकृति पर भी निर्भर करता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है भाई? तो यहाँ से यही चीज जो है तो हमको मिलता है क्या? यही चीज हमको देता है क्या? ओम का नियम। यही चीज हमको क्या देता है? ओम का नियम। अब ओम का नियम ये क्या कह रहा है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कह देगा ओम का नियम सिद्ध कीजिए, ठीक ना। तो ओम का नियम कहेगा सिद्ध करने के लिए, तो देखो हम उल्टा चीज है, पहले सिद्ध किए और फिर कंक्लूजन पे आए हैं। क्यों? कि तुमको स्टेटमेंट तो याद था, इसको प्रूफ कैसे करना है ये तुमको नहीं पता था। तुम तो 10th क्लास में खाली रट लिए थे कि नियत तापमान पे भी प्रोपोर्शनल आई होता है, लेकिन आज तुम देखे हो कि कैसे नियत तापमान पे भी प्रोपोर्शनल आई होता है। अब देखिए इन चीजों में कि ओम का नियम के लिए सबसे पहला कंडीशन ये है कि किसी भी चालक के, किसी भी चालक का नियत ताप पर, नियत ताप पर, नियत ताप पर उनके सिरों के बीच का विभवांतर, उनके सिरों के बीच का विभवांतर, इनके सिरों के बीच का विभवांतर जिसको तुम क्या बोलते हो? भी चालक से प्रवाहित, चालक से प्रवाहित धारा, चालक से प्रवाहित धारा आई के क्या होता है? समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। अब ध्यान दीजिएगा कि क्या कह रहा है? ये कह रहा है क्या कि भी प्रोपोर्शनल आई कहाँ पर? तो नियत ताप पर। किस चीज पर? नियत ताप पर। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसको जैसे ही छोड़ोगे ओम का नियम गलत हो जाएगा। ओम का नियम सही है तभी जब तापमान क्या रहे?
कांस्टेंट रहे, नियत रहे। बात समझ में आ रहा है? इस कंडीशन को आप जैसे ही छोड़िएगा आपका ओम का नियम क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और यहीं से आप क्या निकालते हैं? V बराबर आई आर, जहां आप क्या लिखते हैं कि जहां पर जो है, तो जहां R समानुपातिक नियतांक है। क्या है? समानुपातिक, समानुपातिक नियतांक है। और इसी नियतांक को हम लोग प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। जिसे किस नाम से जानते हैं? जिसे प्रतिरोध के नाम से जाना जाता है। जिसे प्रतिरोध के नाम से जाना जाता है। और आपको निकल के क्या आया? आपको निकल के आया R बराबर क्या चीज? तो R बराबर आपको निकल के आया है ml/ne² टॉर A या A टॉर। ये निकल के आया है क्या चीज? R बराबर ml/ne² A इंटू क्या? टॉर। ये सारा फॉर्मूला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये चीजें आसान तुमको लगेगी कि बहुत आसान है, लेकिन इसमें फॉर्मूला बहुत सारा है, इसीलिए याद रखना है हर चीज को। आपसे ऑब्जेक्टिव में कुछ भी पूछ देगा, ये भी पूछ देगा, ये भी पूछ देगा, ऊपर वाला भी पूछ देगा, ये भी पूछ देगा। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आप कंपेयर करके पढ़िएगा ना, तो किसी एक को याद रख लीजिएगा तो आपको सारा याद हो जाए। बात समझ में आ रहा है? क्यों? कि सारे का उत्पत्ति एक ही जगह से हुआ है। तो जब एक ही जगह से भाई उत्पत्ति हुआ है तो किसी एक को तुम याद रख लो, बाकी सारा याद हो जाएगा। हम क्या किए कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी से संबंध निकाले करंट का, ये निकल के आया। अब इसी करंट में हम क्या किए? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो आप दो फॉर्मूला जानते थे, ये दोनों फॉर्मूला एक बार ये पुट किए तो ये निकल के आया। यहाँ से कुछ खास निकल के आता नहीं है। विद्युतीय क्षेत्र जनरली आपको पता ही नहीं रहता है। तार से करंट बह रहा है तो बाहर से विद्युतीय क्षेत्र कितना लगा ये थोड़ी अपन को पता होता है, ये अपन को पता नहीं होता है। इसीलिए इस फॉर्मूले का इंपॉर्टेंस कम हो जाता है। लेकिन तार की लंबाई कितनी है, मैंने बैटरी कितना बड़ा लगाया है, ये पता होता है। तार मोटा कितना है, ये पता होता है। तार किस मटेरियल का बना है, ये पता होता है। इसीलिए इस फॉर्मूले का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। और इसी फॉर्मूले में अगर हम नियत ताप रख दें तो टॉर्क का वैल्यू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। क्यों? तो भाई अगर ताप को बढ़ाएंगे और घटाएंगे, तो ताप बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन और जल्दी जल्दी वाइब्रेट करने लगेगा, जल्दी जल्दी टकराने लगेगा, जल्दी जल्दी टकराने लगेगा। टॉर्क का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर तापमान को बढ़ा देंगे तो टॉर्क का मान कम हो जाएगा। अगर तापमान को घटा दिए तो टॉर्क का मान क्या हो जाएगा? और टॉर्क का मान घटेगा बढ़ेगा तो ये समानुपाती नहीं रहेगा। समानुपाती V और I के होने के लिए क्या चाहिए? इस पूरे ब्रैकेट वाले पार्ट को क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। तो ENAML इतना चीज तो निठल्ला कांस्टेंट है, इसको तो कोई बदल ही नहीं सकता। क्या कि हम चालक कितना बड़ा लिए हैं ये तो केवल हम जानते हैं, इसको हम बदल नहीं सकते। अब चालक कितना मोटा लिए हैं ये ए को भी हम नहीं बदल सकते। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को तो हम बदल ही नहीं सकते। मास को, इलेक्ट्रॉन के मास को हम बदल ही नहीं सकते। और n इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी हमको पता रहेगा कि चालक का प्रकृति क्या है। तो अगर केवल हम तापमान को नियत कर दे रहे हैं तो इस ब्रैकेट वाला सारा टर्म कांस्टेंट हो जा रहा है। और जब ये सारा टर्म कांस्टेंट हो गया मेरे दोस्त, ये सारा टर्म कांस्टेंट हो गया तो यहीं से निकल के आया क्या चीज? यहाँ से सारे को हम इधर भेज दिए तो V बराबर कांस्टेंट टाइम्स आया। इसका मतलब V प्रोपोर्शनल क्या हुआ? लेकिन ये कांस्टेंट तभी होगा जब टेम्परेचर क्या रहे? कांस्टेंट रहे। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ओम का। और इसी को ओम का नियम कहते हैं। तो ओम के नियम को थोड़ा स्टेटमेंट में लिख लिए और यहाँ से एक टर्म निकल के आया क्या चीज? कि प्रतिरोध। ठीक ना? अब ये प्रतिरोध क्या होता है, इसको कैसे परिभाषित करते हैं, कैसे इसका मात्रक लिखते हैं, इन सारे चीजों के लिए आप अगले क्लास का वेट कीजिए। आज बस प्रतिरोध के लिए आप ml/ne² A टॉर याद रखेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो जिस ओम के नियम को आप रटे थे, जिस ओम के नियम को आप रटे थे, इसी ओम के नियम को आज आपने सिद्ध करके भी देखा कि ये ओम का नियम आया कहाँ से। तो कहाँ से आया? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और विद्युत धारा के बीच में जो संबंध था उसी में आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला रख दिए तो ओम का नियम निकल के आ गया। अब यहाँ से एक चीज और देखो,
कि मान लो लेंथ और एरिया हम अलग अलग चालक का अलग अलग तरीके से हम ले सकते हैं, अलग अलग लंबाई का तार ले सकते हैं, अलग अलग मोटाई का भी तार ले सकते हैं। लेकिन ये m देखो, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास है, ये एकदम निठल्ला कांस्टेंट है, इसको कोई बदल ही नहीं सकता, किसी कीमत पर नहीं बदल सकते हैं। ये n अगर हम कॉपर ले लिए तो ये भी निठल्ला कांस्टेंट हो गया, इसको भी कोई बदल नहीं सकता। इलेक्ट्रॉन पे जो है सो चार्ज, इसको भी कोई नहीं बदल सकता। ये n तभी बदलेगा जब हम चालक बदल देंगे, कॉपर को हटा के लोहा लगा देंगे, कॉपर को हटा के एल्युमिनियम लगा देंगे, तभी बदलेगा। और ये टॉर अगर तापमान नियत है तो इसको भी हम लोग नहीं बदल सकते। अगर तापमान को बढ़ाएंगे तो टॉर घट जाएगा, अगर तापमान को घटाएंगे तो टॉर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इस हिसाब से देखो कि L और A को हम लोग बदल सकते हैं, L और A को हम लोग क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो यहां से अगर कोई तुमसे पूछे कि बताओ कि प्रतिरोध का मान किन किन चीजों पर निर्भर करता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होगा। क्यों, लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध N यानी कि चालक के प्रकृति पर निर्भर करेगा। A यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया पर भी निर्भर करेगा, कि चालक जितना मोटा लेंगे एरिया उतना ज्यादा होगा, और एरिया जितना ज्यादा होगा प्रतिरोध उतना। तापमान पर भी निर्भर करेगा, क्या कि तापमान बढ़ाएंगे तो रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा, और रिलैक्सेशन टाइम नीचे घटेगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, मतलब तापमान के बढ़ाने से प्रतिरोध भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और तापमान के घटाने से प्रतिरोध भी क्या हो रहा है। इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं। तो ये सारी चीजें आज फिर मैं डाउट छोड़ता हूँ यहाँ पर, क्या कि आज केवल प्रतिरोध का नाम जाने हैं, प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, आगे प्रतिरोधकता पढ़े हैं, ये चीजें क्या होती है, इन सारी चीजों को फिर अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। और अगले क्लास से इस चैप्टर का अच्छा अच्छा न्यूमेरिकल आना शुरू हो जाएगा। तो कृपया करके भाई साहब लोग पढ़ के आइएगा, नहीं तो अगले क्लास में पहले पूछेंगे, धोएंगे और फिर पढ़ाएंगे। क्यों कि तुम देख रहे हो कि कितना एनर्जी लगा के पढ़ाना पड़ रहा है, एक एक छोटा छोटा फॉर्मूला पढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ रहा है, तब आपको इन बातों का एहसास हो रहा है। इसीलिए कृपया करके पढ़ के आइए। नहीं समझ में आता है दोबारा वीडियो देखिए, फिर भी नहीं समझ में आता है तो हमसे पूछिए, लेकिन पढ़ के आइए। बिना पढ़े आइएगा तो यहाँ से पीट के भगा देंगे, रहने नहीं देंगे यहाँ पे, इसीलिए पढ़ के आना है। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले क्लास में, इतना पढ़ के आना।